गीता जी ने इस जोक को कहा है, इट इज़ ए सबलाइमेस्ट ऑफ एडवेंचर्स। बहुत एक साहसिक अभियान है ये। जोक से अधिक एक बहुत साहस से भरा हुआ यात्रा है। हम लोग इस प्रकार की यात्रा का वर्णन पढ़ते हैं कहीं कहीं। पुराने समय के कुछ कहानियां हैं जो इस प्रकार की आंतरिक यात्रा को बाहरी यात्रा का रूप दे करके लिखे गए हैं। एक कहानी है, कहानी मतलब बहुत सारे कहानी है उसमें, जो श्री अरविंद की बहुत फेवरेट होती थी। श्री अरविंद ने उसको रिकमेंड भी किया था किसी किसी को पढ़ने के लिए। वो अरब देश में लिखा हुआ कहानी अरेबियन नाइट्स, जिसमें बहुत सारे सिंदबाद की यात्रा हम लोग बचपन में पढ़ते थे, चंदा मामा में आता था। अगर हम उसको बारीक से पढ़ेंगे तो देखेंगे पूरे योग यात्रा, उसके कठिनाई, उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, बहुत सुंदर रूप में उसका वर्णन है। एक दूसरी कहानी है जो उसी प्रकार से होमर ने लिखी है, रियल घटना पर बेस्ड है, यात्रा का ही वर्णन है। वो है ओडिसियस। ग्रीक युद्ध के बाद एक ग्रीस का बहुत महान योद्धा है। वो 12 वर्ष के बाद अपने घर आ रहा है, 9 वर्ष के बाद। जब वो गया था तो उसका बच्चा बहुत छोटा था, 2-3 साल का था। और वो उस समय जाने के बाद मतलब ना कोई तार है, ना कोई टेलीफोन है, ना मोबाइल है, और वो युद्ध के बाद वापस आ रहा है। इवन जो उस युद्ध का जो वर्णन है उसमें बहुत अद्भुत सांकेतिक चीज़ें हैं। जैसे अंत में एक छोटा सा एपिसोड है युद्ध में कि जो इनर लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि 9 साल तक युद्ध चलता है। 9 साल में दो तरफ के जो टीम है, दो तरफ की जो सेनाएं हैं, कोई भी नहीं जीतती है। एक पूरा किले के अंदर बंद है, ट्रॉय देश का राज्य, और दूसरे जिन लोगों ने अटैक किया है एगेमेम्नॉन के अंडर में, अलग अलग ग्रीस के, यूनान देश के अलग अलग ट्राइब्स मिल करके जाते हैं, वे सब समुद्र तट पर हैं और वो किले के अंदर प्रवेश करने का चेष्टा करते हैं, नहीं कर पाते हैं। अंत में वो लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत रोचक रूप में एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या होता है, एक बहुत बड़ा काठ का घोड़ा बनाते हैं, उसके अंदर कुछ सैनिक छिप जाते हैं और उसको छोड़ करके किले के द्वार के पास सब पीछे चले जाते हैं। सब जैसे सब चले गए, जितने भी शिप हैं उसको पीछे हटा देते हैं, ये लोग भी छिप जाते हैं। ट्रॉय के जो राज्य के लोग हैं देखते हैं, बोलते हैं अब युद्ध समाप्त हो गया, सब लोग चले गए। धीरे धीरे देखते हैं कि अंतिम जहाज भी दूर चला गया। बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज युद्ध समाप्त हो गया, अब सब कुछ हम लोग जीत गए, जो कुछ भी हुआ पहले हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। तो रात को पार्टी होता है, सब पार्टी में ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब चलता है। कुछ सैनिक देखते हैं बाहर एक काठ का घोड़ा खड़ा है, तो बोलते हैं अच्छा, ये लोग जाते जाते ये भी छोड़ गया, हम लोग के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये हमारा राज्य में युद्ध विजय का ट्रॉफी के रूप में रखेंगे। बहुत बड़ा घोड़ा है, काठ का बना हुआ, लकड़ी का बना घोड़ा है। कुछ लोगों को मन में शंका होता है कि कैसा घोड़ा है, ऐसा घोड़ा तो कोई बनता नहीं, लेकिन बोलते हैं अरे हमको उससे क्या लेना देना है, वो तो सब भाग गए हैं। द्वार खुलता है, घोड़ा को अंदर ले जाते हैं खींच के। युद्ध विजय का वो ट्रॉफी है, किला का द्वार बंद है। रात को खूब सब लोग विजय उत्सव मना रहे हैं, और धीरे धीरे विजय उत्सव मनाते मनाते धीरे धीरे शराब और ये सब सोल्जर, सब सैनिक, सेनापति अपना अपना नींद में, अपने अपने मौज मस्ती में लगे हैं। उस समय रात को ये घोड़ा के पेट में जो छिपे थे सैनिक, बहुत बड़ा घोड़ा बनाए थे जिसमें कुछ सैनिक छिपे थे, वो लोग बाहर निकलते हैं
और किले का द्वार खोल देते हैं। और बाकी सारे तो बाहर प्रतीक्षा में थे, छिपे हुए थे। सारे सैनिक बाहर से एगेमेम्नॉन राजा के अंदर आते हैं। यहाँ सब लोग नशे में चूर पड़े हैं और उन पर अटैक करके पूरा किला, पूरा राज्य, एक एक खंबा, कहते हैं अग्नि ध्वंस हो जाता है। और उस एक भूल के कारण पूरा राज्य, जो बहुत समृद्ध राज्य था, ट्रॉय के बारे में कहा जाता है बहुत बलशाली थे वो लोग, पूरा राज्य समाप्त हो जाता है। उस समय का युद्ध शायद श्री अरविंद के पूर्व स्मृति में से है। उस जो राज्य को बचाने में लगे थे जो लोग, ट्रॉय का राज्य जिसका किला था, उसमें राजा प्रायम का जो सबसे बड़ा बहुत महान योद्धा बेटा था हेक्टर, बहुत महान योद्धा था, नोबेल योद्धा था। कहते हैं कि दिलीप कुमार रॉय हेक्टर थे, इसे कहा लिखा हुआ है श्री अरविंद के राइटिंग्स में। और जब उनको पता चला था उनको बहुत अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि हेक्टर का मृत्यु बहुत विभत्स रूप में हुआ था। विपक्ष के एचलिस ने उसको मृत्यु देकर के चारों तरफ, किले के चारों तरफ घसीटा था और 7 दिन तक उसका शव को दाह नहीं किया गया था। बहुत विभत्स रूप, लेकिन बहुत महान योद्धा था, भय नहीं करता था, नोबिलिटी से लड़ता था, 1 to 1, कभी एक निहत्थे पर वार नहीं करेगा, जैसे हम महाभारत में देखते हैं अर्जुन का, इस प्रकार का हाई स्टैंडर्ड्स। इसका जोग से क्या लेना देना है? अगर हम बारीक से देखें तो बहुत बड़ी बात है। बहुत साल हम प्रयत्नशील रहते हैं और एक समय आता है जब हमको लगता है हाँ, अब हमको ये चीज़ प्राप्त हो गया, अब हमको कोई डिगा नहीं सकता है, अब हमने इस कठिनाई पर विजय पा लिया, सब कुछ मन के अंदर बैठ गए। लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारे ही चेतना में कोई एक चोर दरवाजा है। वो चोर दरवाजा है सबकॉन्शियस नेचर। वहाँ पर एक लकड़ी का घोड़ा, देखने से लगता है ये काठ का घोड़ा क्या कर सकता है, छोटा सा चीज़ है, ये तो खिलौना है। और वो घोड़ा हम अपने ही हाथ से, अपने उस चेतना के गुप्त द्वार से अंदर ले आते हैं और हम विजय में बहुत, अब कुछ नहीं हो सकता। वी हैव कॉन्कर्ड ईगो, वी हैव कॉन्कर्ड डिजायर, वी हैव कॉन्कर्ड दिस। वो घोड़ा के अंदर वो सारे शक्तियाँ छिपे हैं जो रात रात में पूरी योग यात्रा को विध्वंस कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज ए रियल एडवेंचर। आगे भी इसमें कहानी में ओडिसियस जब वापस जाता है, बड़े सुंदर सुंदर, बड़े अद्भुत अनुभव हैं। एक आइलैंड है, एक ऐसा द्वीप है जहाँ से बहुत मधुर संगीत आता है और श्री अरविंद सावित्री में उसका नाम भी लिखते हैं, सायरन सॉन्ग। सायरन्स वो एक विशेष जाति के लोग थे जो इतना मधुर संगीत कि आदमी सब कुछ छोड़कर छटपटा कर भागेगा उधर। ओडिसियस को पता है कि ऐसा होता है, तो वो अपने सारे सैनिकों को जो साथ में जा रहे हैं उनको बोलता है, देखो मुझे ये संगीत सुनना है। तो वो संगीत सुन के तो अब पागल हो जाता है आदमी, रुक नहीं सकता है। ही विल रन, अपना मृत्यु भी सामने होगा तो भागेगा, मृत्यु के उसमें छलांग लगाएगा। तो ओडिसियस कहते हैं मेरा हाथ पांव बांध देना, तुम सब अपना कान में मोमबत्ती, उसका मोम डाल लो जिससे तुम लोग कोई नहीं सुनोगे। ओडिसियस उनका नेता है, कहता है मेरा हाथ पांव बांध देना और मैं सुनूंगा, मैं कितना भी चिल्लाऊंगा मेरा हाथ पांव खोल दो, खोलना नहीं। सबको इंस्ट्रक्ट करता है। जैसे जब नाव उधर से गुजरती है उनका शिप, तो उधर से सायरन का सॉन्ग, और उसमें जो वर्णन है बहुत अद्भुत वर्णन है कि ओडिसियस जैसा महान योद्धा, जो एक प्रकार से महाभारत में हम लोग अर्जुन को मानते हैं, उस प्रकार से वो कुशल योद्धा, बुद्धि विवेक सब कुछ से युक्त है। लेकिन जब वो संगीत सुनता है तो अपने सैनिकों को कहता है खोलो मुझे जाना है। तो सैनिक जब नहीं खोलते हैं तो उन्हीं को इस प्रकार की भाषा में बोलता है कि तुम लोग मेरा हुक्म नहीं मानते हो, मैं तुम लोग का नेता हूं। लेकिन सैनिकों को मालूम है कि पहले इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। धीरे 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 जब नाव दूर हो जाती है, ध्वनि पीछे रह जाती है,
तब कहता है हाँ अब मेरा हाथ पांव खोलो। बहुत सारे उसमें ऐसे इवेंट हैं। ये योग यात्रा वास्तव में एक साहस का अभियान है। इसका प्रारंभ निश्चित है। जिस दिन कॉल हुई, अभिप्सा जागी, प्रारंभ हो गया। कहीं पर भी हम बैठे हैं, विश्व के दूसरे कोने में बैठे हैं, अभिप्सा जाग गई। इट इज द स्टार्ट ऑफ योगा। इसका कोई फॉर्मल दीक्षा नहीं है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं कि इस दिन यहाँ पर आकर के एक विशेष मंत्र किसी गुरु ने दिया, वो नहीं है। माँ श्री अरविंद हम जहाँ पर भी हैं वहाँ पहुँच के एक क्षण होता है जब हमारे अंदर कोई चीज़ ये स्वीकार कर लेती है यही करने योग्य है। हम चाहे उसको योग कहें या ना कहें, इट इज़ इररिलेवेंट। कोई चीज़ अंदर में कहती यही करने योग्य है, और इसका अंत भी निश्चित है। जिसके अंदर एक क्षण को अभिप्सा जागी, श्री अरविंद कहते हैं हिज अटेनमेंट इज श्योर, वो भी गारंटी है। लेकिन साथ में लिखते हैं वेदर इन ए फ्यू लाइफ टाइम्स, सिंगल लाइफ टाइम नहीं लिखते, वेदर इन ए फ्यू लाइफ टाइम्स और इन दिस मेनी साइकिल्स ऑफ द स्टेडियाज ऑफ एग्जिस्टेंस। जिसका मन में अभिप्सा जाग गया है वो इस चीज को प्राप्त करेगा। एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म में, या कई युगों के बाद, मेनी साइकिल्स ऑफ द स्टेडिया ऑफ एग्जिस्टेंस। ये निश्चित है, एंड पॉइंट निश्चित है, प्रारंभ पॉइंट निश्चित है, बट इन द मिडिल माँ कहती हैं इट इज रियल एडवेंचर। यहां तक कहती हैं किसको पुकारा जाता है इस योग में? जो एडवेंचर के लिए तैयार है। माँ बोलती हैं देयर आर पीपल हु लव एडवेंचर, इट इज टू देम आई कॉल। व्हाट मे हैपन टू यू टुमारो आई डू नॉट नो। बहुत बार जब ये माँ का वाणी प्रिंटेड है, जब पढ़ने से आदमी घबरा सकता है, इसीलिए शुरू के साधक बताते हैं, एक ने तो एक्चुअल अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब वो यहाँ पर आए तो उनको रोज रात को भूत पिशाच दिखाई दे, राक्षस दिखाई देता था, कोई छाती से खून निकाल रहा है, कोई मार रहा है, और रोज जाके माँ को अपना बताएं, माँ दिस इज हैपनिंग टू मी होल नाइट, एंड मदर विल जस्ट लिसन एंड से ठीक है, फिर वापस चले जाते थे। 2 महीना ऐसा चलता रहा। तो एक दिन जाके माँ को बोले मदर आई एम वेरी अफ्रेड, बहुत मुझे भय लगता है। माँ उनको डांट कर बोली इफ यू आर अफ्रेड यू कैनॉट डू दिस योगा। तुमको अगर भय है तो ये योग नहीं कर सकते हो। श्री अरविंद अपने पत्र में लिखते हैं एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, प्रत्येक प्रकार का संभावना है, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्योर एंड ब्रेक डाउन। ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब हम, क्योंकि किस चीज को उतारने की चेष्टा, हम लोग कितने सहजता से, आजकल सेमिनार होते हैं जिसमें लोग सुपर माइंड वर्ड यूज करते हैं, इवन डिस्क्राइब करते हैं सुपर माइंड क्या है। शब्द को तो हम अपने वाणी मुख पर लाना ही बहुत कठिन है। वो अनंत महाशक्ति, हम लोग साधारण मन का शक्ति, अगर किसी का मन थोड़ा सा डेवलप्ड होता है तो वो आदमी आधा पागल हो जाता है। इसीलिए शब्द यूज किया एक्सेंट्रिक जीनियस। जीनियस क्या है? थोड़ा मन शक्ति बढ़ गया, थोड़ा मेमोरी बढ़ गया, थोड़ा इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस, कुछ उसका वो नहीं है। एनीबडी, बहुत सारे लोग हैं जिनका मेंटल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद योगा, और उनका उसमें कोई योगदान नहीं है। प्रकृति ने गिफ्ट दे दिया, वही मनुष्य को आधा विक्षिप्त कर देती है। बहुत से ऐसे लोग हैं खोए खोए रहते हैं, अपना जीवन को अस्त व्यस्त रहता है उनका। प्राण शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है और बहुत सारे दुर्गुण मनुष्य में आ जाते हैं। थोड़ा बढ़ती है प्राण शक्ति और मनुष्य उसको किस किस रूप में थ्रो आउट करता है? एक्सेस प्राणा। शारीरिक शक्ति अगर बढ़ जाती है तो आदमी सीधा बॉस करता है सबके ऊपर। आजकल थोड़ा कम हो गया, आजकल लोग प्राण शक्ति और मन शक्ति से बॉसिंग करते हैं, पहले खाली शरीर का शक्ति से। तो अगर वो शक्ति, जो मन की शक्ति, प्राण शक्ति, शरीर की शक्ति, ना केवल व्यक्तिगत मन शक्ति, विश्व मन की शक्ति से कहीं अधिक विशाल, कहीं अधिक अपार, मन उसका था नहीं पा सकता। अगर व्यक्तिगत मन क्या, विश्व मन भी अगर प्रयास करे। श्री अरविंद ने एक वाक्य में, हु इज द डिवाइन मदर,
श्री अरविंद कहते हैं, द वन whom we adore as the mother is the consciousness force of the supreme, one and yet so many sided that to follow her movements is impossible even for the swiftest intelligence. जो बहुत सूक्ष्म मेधा है वो भी माँ की गति को नहीं समझ सकती है। वो स्पर्श, शक्ति तो उतरना दूर का बात है, स्पर्श उसको रिसीव करना, अवर फ्यूज कैन ब्लो ऑफ। हम लोग चाहते हैं बहुत जल्दी हो जाए। दैट इज वाई योगा इज नो इजी पाथ। श्री अरविंद बार बार बताते हैं, देर इज नो योगा विदाउट टीयर्स लाइक फ्रेंच मेड इजी। कोई सिंपल कुंजी नहीं है कि ये चीज करो और योगा हो जाएगा, 10 साल में ये टेक्निक करके ये रियलाइजेशन हो जाएगा। अभिप्सा और सिद्धि, ये दोनों के बीच का जो रास्ता है, इट इज़ ए लॉन्ग जर्नी, लंबा रास्ता है जिसमें बहुत सारे आनंददायक दृश्य भी हैं, मनमोहक दृश्य भी हैं, बहुत सारे भ्रामक दृश्य भी हैं और बहुत सारे खतरनाक दृश्य भी हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम वाले होते हैं भ्रामक दृश्य। डिलाइटफुल दृश्य तो हैं, बहुत समय माँ की कृपा का अनुभव, आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव, बहुत सुंदर अनुभव है। एक होते खतरनाक दृश्य, जीवन में अनेक कठिनाई, अंदर की कठिनाई, आदमी देख रहा है कठिनाई है और डील कर रहा है। पर सबसे खतरनाक होते हैं भ्रामक दृश्य, देखने में आनंददायक लगते हैं पर अंदर में उसके बहुत बहुत खतरनाक चीज छिपा है। जैसे दुर्योधन जब महल में जाता है हस्तिनापुर के खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ में, तो ऐसा महल है जहाँ लगता है कि जल है, लेकिन वास्तव में वो वहाँ जल नहीं है। फिर उसी महल में ऐसा स्थान है जहाँ लगता है साधारण भूमि है लेकिन जल है, आप पांव रखोगे तो गिर जाओगे। तो ये योग यात्रा के अनेकों अनेकों दृश्य हैं और इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं यू मस्ट हैव ए कॉल फॉर द पाथ। ये बहुत आवश्यक है। ये एक प्रकार का जन जागरण योग नहीं है, प्रचार प्रसार का योग नहीं है जहाँ बहुत सारा लोग, एक अच्छा लगा पौंडीचेरी, श्री अरविंद का एक बात पढ़ा बहुत अच्छा लगा, इट इज़ नॉट इनफ। इवन लोग योग अभिप्सा लेके जब श्री अरविंद को अप्लाई करते थे तो श्री अरविंद कहते थे, यू, एक लेटर है श्री अरविंद का, यू हैव द कॉल एंड मे बी फिट फॉर दिस योगा, स्टिल उसको आने से रोकते हैं। स्टिल आई मस्ट टेल यू दिस इज नो इजी और शॉर्टकट साधना। कॉल है, फिटनेस भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो सचेत करते हैं कि ये रास्ता कठिन है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग को घबराना चाहिए, फियर है तो योगा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि सचेत होना चाहिए। इट इज़ नॉट ए ईजी पाथ। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं, हमारी चेतना के बहुत से गांठ है। सिंथेसिस में श्री अरविंद बताते हैं कि 3 आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ दिस योगा। एक, हमारी प्रकृति जैसी है उसको लेकर उस पर कार्य होता है। कोई दो व्यक्ति का योग समान भूमि पर नहीं चलता है, कोई कंपैरिजन इसमें नहीं किया जा सकता है। उसको देखो वो ऐसे जा रहा है, उसको देखना ही नहीं है, ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, माँ ले जा रही है। हमको देखना है हम किधर जा रहे हैं। और सबका एक पास्ट फॉर्मेशन है, हम सबका प्रकृति भिन्न रूप में गठित है, हमारा पूरा एक पास्ट है। साथ में हम सबका अतिमानस सत्य में एक भिन्न फ्यूचर है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान का एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और वो पक्ष को वो कालांतर में प्रकट करेगा। उसको योग की कौन सी कठिनाई आएगी वो उसके अनुसार दी जाती है। ये भी एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज है। सबको अलग अलग कठिनाई है। कोई अपना क्रोध से जूझ रहा है, 50 साल हो गया अभी भी क्रोध आता है। कोई अपना मोह से जूझ रहा है, कोई लालच से जूझ रहा है। जो क्रोध से जूझ रहा है, क्रोध से लड़ रहा है, उसको लगता है दूसरा को देखिए कैसा लालच करता है आदमी, वो ये नहीं देखता है मैं क्रोध कैसे करता हूँ। जो लालच से परेशान है वो बोलता है देखो ये जो कर रहा है, बात बात में क्रोध आता है। वो ये नहीं देख रहा है कि मुझे छोटा सा चीज़ देख के लालच आता है, छोटा सा बात पर अभिमान होता है। ईच वन हैज़ इन दिस योगा हिज ओन यूनिक डिफिकल्टी। और माँ यहाँ तक कहती है, माँ श्री अरविंद, कि वो जो कठिनाई है वो इस योग का एक गुप्त द्वार है फॉर द विक्ट्री। जिस दिन उस कठिनाई पर व्यक्ति विजय पालेगा, हर एक का एक केंद्रीय कठिनाई है, सेंट्रल डिफिकल्टी,
श्री अरविंद उसको कहते हैं दी शैडो, ईविल पर्सोना। एक भाग है जो छाया के रूप में अंत तक चलता है, बाकी सब चीज गिरता जाता है, लेकिन वो अंत तक चलेगा केवल जब मिड डे सूर्य, तब छाया डिसअपियर होती है। वो एकदम अंतिम समय तक चलेगा साथ में। जैसे हम देखते हैं कि जब पांडव जाते हैं, अपना शरीर त्याग होता है उनका, तो जाते हैं पर्वतारोहण, एक एक करके सब गिरते जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर और धर्म के रूप में कुत्ता। दैट इज द लास्ट थिंग विच रिमेन्स, एवरीथिंग फॉल्स। उसी प्रकार से इस योग में एक के बाद एक आवरण, एक के बाद एक हमारे अहंकार की छवि, हम सब जब जीवन प्रारंभ करते हैं छवि से जीते हैं। असल में हम रियलिटी से जीते ही नहीं हैं। हम अपने बारे में एक छवि बना के जीते हैं, हम दूसरे के बारे में एक छवि बना के जीते हैं, संसार के बारे में एक छवि बनाते हैं, और वो छवि हमको सत्य को देखने से रोकती है। इसी को ईगो सेंस। एक बड़ी सुंदर चीज़ है मनुष्यों में कि हम लोग अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं। एक तरह से इट इज़ ए बिग बोन, क्योंकि अगर हम लोग अपना चेहरा देख नहीं पाते, ऐसा कुछ सिस्टम होता कि मनुष्य अपना चेहरा देख पाता, तो शायद वो केवल उसी को 24 घंटा देखता रहता। लेकिन मनुष्य का इंजीनियस ऐसा है कि शीशा बना लिया है, शीशा को देखता है, खड़ा होता है, घंटों देखता है, घंटों नहीं फिर भी बहुत देर तक देखना बहुत अच्छा लगता है। आज हम ऐसे लग रहे हैं, मेरा एक सफ़ेद बाल हो गया, यहाँ से गंजा हो गए, ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। अच्छा है कि हम लोग का आँख इस तरह से कि हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। एक कहानी है, ग्रीस की लीजेंड है कि नार्सिसस नाम का व्यक्ति, यहाँ पर एक प्ले भी हुआ था, उससे बहुत सुंदर एक शब्द आता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। नार्सिसस एक ग्रीक लीजेंड का एक व्यक्ति है मिथ में। वो जा कर के एक बार नदी में अपना, कहते हैं बहुत सुंदर था, लेकिन एक बार जाता है तो नदी में अपना छवि देखता है। छवि से इतना मोहित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है, उठता ही नहीं है, उठता ही नहीं है। अल्टीमेटली वो नदी में डूब करके अपना प्राण त्याग कर देता है, इतना आकर्षित हो जाता है। कहानी छोटी सी है, बहुत सांकेतिक है। थिएटर में ये प्ले हुआ था 2 साल पहले या 3 साल पहले, नैन्सी डी ने किया था नार्सिसस का स्टोरी। एक फूल भी है जिसका नाम माने दिया नार्सिसस। और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं उसको जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, आत्म केंद्रित लोग जो हर चीज में केवल अपने बारे में सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। तो उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन प्रारंभ कैसे होता है, वो केवल प्रकृति के अंदर अपने आत्म तत्व की छाया को देखता है और इतना मोहित होता है कि मैं ये हूँ। ईगो का फॉर्मेशन यही है, प्रकृति में आत्म तत्व की छाया को देखना इज ईगो, आत्म तत्व के अंदर प्रकृति की छाया को देखना इज लिबरेशन। यही अंतर है। जब हम प्रकृति के अंदर आत्म तत्व की छाया को देखते हैं और उससे इतना भी मोहित हो जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं अभिमानी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अशक्त हूँ। जो चीज़ प्रकृति दिखाती है, अगर प्रकृति तामसिक है तो ऐसा दिखाती है, राजसिक है तो ऐसा, ये आईना करेक्ट नहीं है। और इसमें देख के हम ऐसा भी मोहित हो जाते हैं कि प्रकृति हमको बांध देती है। इसी को कहा गया है प्रकृति का पुरुष पर बंधन। प्रकृति ने सेल्फ को बांध दिया, सीमित कर दिया। सीमित करके हम उसी चीज को सारा जीवन जीते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं क्रोधी हूं, और जितना बार हम कहते हैं मैं क्रोधी हूं, मुझे क्रोध से छूटना है, उतना हम एक और बंधन को और टाइट कर रहे हैं, दूसरा और खोलने का चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं दूसरे के बारे में भी सोच समझ के बोलना चाहिए, बिकॉज वी स्ट्रेंथन दैट टेंडेंसी। जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो वी स्ट्रेंथन दैट टेंडेंसी। व्यक्ति के कर्म को देखना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जजमेंटल, दैट इज बहुत सूक्ष्म एक भेद है, कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन वन शुड बी वेरी केयरफुल कि किस चीज को हम कहाँ पे कह रहे हैं। हम जब अपने प्रकृति में अपनी छाया को देखते हैं, ये मनुष्य का प्रारंभ है, और उससे हम विभ्रांत और विमोहित हैं। और इस योग का प्रारंभ वहाँ से होता है जब हम धीरे धीरे इस छाया के अंदर से
अंदर टर्न करते हैं और ट्रू सेल्फ जो हमारा अंतरात्मा या चैत्य सत्ता है उसको प्रकृति से निकालकर फिर उसके अंदर प्रकृति की छाया देखते हैं, तब हमको सच में पता चलता है, क्योंकि वही ट्रू आईना है, ट्रू मिरर इज दैट, कि वास्तव में जो हमारे प्रकृति की गतिविधियां हैं वो कैसी हैं, किधर से आ रही हैं, किधर जा रही हैं। जब तक वो ट्रू मिरर नहीं है तब तक हम हमेशा मोह में भटकते हैं। और इस चीज को योग का एक प्रथम स्टेप, उसको शेरविन कहते हैं द इनवर्ड शिफ्ट। चेतना 3 स्तर पर कार्य करती है, उपनिषद एक्चुअली 4 स्तर पर 3 है जिसको हम लोग फेमिलियर हैं। चौथा स्तर केवल परमोच्च सत्य का है। उपनिषद में इसको कहा गया है चतुष्पाद ब्रह्म। एक जो बिल्कुल बाहरी सरफेस कॉन्शियसनेस, उपनिषद में इसको कहा गया है जागृत अवस्था, जो हम देखते हैं, इंद्रियगत सत्य। जागृत अवस्था क्या है? हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, इंद्रिय, इसमें बंधा हुआ है मन, मन इंद्रिय के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। जागृत ब्रह्म, ये भी ब्रह्म है, लेकिन इट इज जागृत अवस्था जिसमें ब्रह्म अनुभव कर रहा है, या ब्रह्म का अनुभव जागृत अवस्था में जीव कर रहा है, सेंसेस के द्वारा, बहिर्मुखी मन के द्वारा। दूसरा स्वप्न अवस्था, जब हम अपने विचार, भावना इसमें, और निद्रा में भी, और स्वप्न अवस्था अंतर्मुखी अवस्था है, जब हम बाहरी इंद्रियों की बजाय मन अपने ही अंदर घूम रहा है और अलग अलग चेतना के स्तर पर। और तीसरा सुषुप्ति की अवस्था, जहां मन ने अपने आप को अपने ही ओरिजिन में एब्जॉर्ब कर लिया है, और उसमें वो जो अभी हमारे लिए सुषुप्ति है, निद्रा है, वहां वो जाग गया है। चौथा तुरीय अवस्था, वो मनुष्य की इस भौतिक देह में संभव नहीं है, except for the rarest of the rare. But these three states are possible in human consciousness in some measure. जागृत, स्वप्न और समाधि की अवस्था, सुसुप्ति की अवस्था, to some measure it is possible. यहाँ पर सुसुप्ति उच्चतम नहीं, लेकिन चेतना के वे स्तर जहाँ हम अभी सोए हुए हैं, उनमें जब हम जागते हैं उच्च चेतना के, so that is the levels, different levels of समाधि, जागृत समाधि, ये एक विशेष विषय है जिसमें विल टॉक अबाउट इट लेटर। लेकिन पहली चीज है इनवर्ड शिफ्ट, बाहर की चेतना जो इंद्रियों के बहाव से बहती है, और इसीलिए वो वहीं घूमती रहती है। एक वेव इधर से आती है, उधर चली जाती है, दूसरा इधर से इधर। टू लर्न टू स्टेप बैक, टू टेक द इनवर्ड शिफ्ट, सरफेस चेतना में बंधे नहीं होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंडिस्पेंसेबल स्टेप है। और उस चीज़ को हम लोग 5 मिनट है, एक शेरविन का लेटर है जिसमें वो बताते हैं इस इनवर्ड शिफ्ट के बारे में, जो पहला नेसेसिटी है। वन इफेक्टिव वे ऑफन यूज्ड टू फैसिलिटेट दिस एंट्री इनटू द इनर सेल्फ। अभी हमारा जो अंतरात्मा है वो प्रकृति के साथ बंधा हुआ है, उसको पहले मुक्त करना है, फ्री करना है, लेकिन उसको मन नहीं है मुक्त होने का। वो कहता है यही तो मैं हूँ। इसीलिए संसार के कठिन कठोर अनुभव आते हैं, हमको वो छवि तोड़ते हैं। जब छवि तोड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग, अरे जैसे कोई शीशा में अपना चेहरा देख रहा है, 4 घंटा देख रहा है, आप बोल रहे हैं चलो चलो चलो, नहीं हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो क्या तरीका है? एक तरीका आप पकड़ के खींचेंगे, दूसरा आप आईना को तोड़ दीजिए। आईना जैसे टूटेगा वो फट से जागेगा। जैसे सिनेमा देखते हैं ना, भय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, सडनली लाइट चला जाता है, तो टीवी में आधा सिनेमा बीच में रुक जाता है, आधा सिनेमा रुक जाता है, सडनली अच्छा मुझे भूख लग रहा है, मैं ऐसे हूँ। आदमी विद इन सेकेंड्स यू कम बैक टू यू व्हाट यू आर। तो उसी प्रकार से जीवन के कटु अनुभव आते हैं वो छवि को तोड़ने के लिए। हम लोग छवियों का गेम खेलते हैं, हमारा अपना छवि, संसार का छवि, इसका छवि, और वो छवि बना के खेलते हैं। वो छवि टूटता है, सबसे पहले अपना छवि टूटता है, और वो करता है इनवर्ड शिफ्ट। लेकिन योग में इसी चीज को हम अपने पर्सनल एफर्ट और माता जी की कृपा से संभव करते हैं। रियल लाइफ में ये काम प्रकृति करती है, पहले छवि दिखाती है, देखता है बहुत ज्यादा मोहित हो रहा है तो विश्व शक्तियां उसको तोड़ देती हैं। इसीलिए कहते हैं जितना कठिनाई उतना बड़ा ग्रेस, दैट इज अ साइन ऑफ ग्रेस। द कॉन्शियस बीइंग
from the Prakriti. Separation of the Purusha, the conscious being, from the Prakriti. The formulated nature. पुरुष आत्म तत्व है, प्रकृति वो गतिशील तत्व है. एक ही सत्य के दो पोल्स हैं. पुरुष और प्रकृति दो अलग नहीं है. आत्मा और उसकी शक्ति वही निकल करके प्रकृति बन जाती है. दो अलग नहीं है. जैसे सूर्य उसका प्रकाश अलग नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जैसा ओरिजिन में है और जैसा भूमि पर आके ठंडा पड़ जाता है, उसी प्रकार से जो आत्मा की शक्ति है वो बाहर आकर मन शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति बन जाती है. द सेम थिंग, भाव शक्ति प्रकृति के अंदर आकर वो डिफरेंट रूप ले लेती है. इससे जब हम खींच करके उसको वापस अपने सोर्स में लेते हैं तो वही आत्मबल, आत्मशक्ति बन जाती है. दिस इज द डिफरेंस. ऑल शक्ति कम्स फ्रॉम दी वन शक्ति. श्री अरविंद बहुत सुंदर एक वर्ड है, ऑल पावर इज इन इट्स अल्टीमेट ओरिजिन सोल पावर. इवन जो इच्छा के द्वारा कोई चीज संपन्न होती है, इस कारण क्योंकि उसके पीछे आत्मशक्ति है. तो पहले इस चीज से खींच करके आत्म तत्व में डालना. इफ वन स्टैंड्स बैक फ्रॉम द माइंड एंड इट्स एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा एक्सटर्नलाइज इसलिए इस योग में नहीं करना चाहिए. बहुत सोशलाइज, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी, इट इंटरफियर्स विद द इनवर्ड प्रोसेस. If one stands back from the mind and its activities, mind and even vicharon se, so that they fall silent at will or go on as a surface movement of which one is detached and disinterested witness, it becomes possible eventually to realize oneself as the inner self of mind, the true or pure mental being, the Purusha. By similarly standing back from life activities, it is possible to realize oneself as the inner self of life, the true and pure vital being, the Purusha. There is even a self of body, of which by standing back from this body and its demands and activities and entering into a silence of the physical consciousness, it is possible to become aware, a true and pure physical being, the Purusha. These are the three Purushas. ये जो आत्म तत्व है, ये प्रकृति के ऊपर काम करने के लिए तीन मैनेजर अपने अंदर से निकाल कर नियुक्त करता है. मनो में पुरुष, प्राण में पुरुष, अन्न में पुरुष. सावित्री में इसका द ट्रिपल सोल फोर्सेस में बहुत विस्तार में वर्णन है. जब हम मन के विचारों से अपने को सेपरेट करके देखते हैं, मन में कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, तो हम मनो में पुरुष के साक्षी भाव को प्राप्त करते हैं. जब हम प्राण की भावना, उसमें भंवर में डूबने उतरने की जगह पीछे हट के देखते हैं, अरे ये मेरे अंदर स्पंदन उठ रहा है, ये भाव उठ रहा है, ये भावना मुझे पकड़ रही है, ये इम्पल्स इधर से आ रही है, ये इच्छा जाग रही है, तो धीरे धीरे अगर ये प्रयास करें तो हम प्राण में पुरुष को प्राप्त करते हैं. और उसी प्रकार से शरीर, मुझे बहुत भूख लग रही है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी. भूख लग रही है, उसको शरीर पीछे हट के देखता है, तो वो फिजिकल पुरुषा, अन्न में पुरुष, अन्न में कोश में जाकर के अपनी स्थिति लेता है. और जितने भी एक्टिविटीज़ अलग अलग समय पर हम इसको प्रयास कर सकते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू डू इट 24 आवर्स, पर जब भी हम इसको प्रयास करते हैं, दिस हेल्प्स अस टू टेक एन इनवर्ड शिफ्ट. इसके बाद श्री अरविंद हम लोग को एक स्टेप और बताएंगे, हाउ टू गो वन मोर स्टेप फर्दर एंड डिस्कवर द साइकिक बीइंग. पर पहला चीज है टू लर्न टू लिव विद इन, और उसका एक पहला नियम है नॉट टू बी मूव्ड और शेकन बाय आउटवर्ड सर्कमस्टेंस. जो कुछ भी हमको बाहर दिख रहा है उससे घबराना, भयभीत होना, एक्साइटेड, उत्तेजित होना, उसमें भाग जाना, ये उसमें इमीडिएटली रश कर देना. यू हैव टू लर्न टू स्टैंड बैक एंड देन एक्ट. वन हैज टू एक्ट. स्टैंडिंग बैक साधारण योग में विड्रॉल के लिए होता है, इस योग में स्टैंड बैक एंड बिकम ए चैनल एंड देन एक्ट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल योगा एंड दिस योगा. इसको हम लोग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे.